साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के उस फैसले की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। नेपाल सरकार ने हाल ही में अचानक सभी बड़े अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश में बैन कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, रेडिट, स्नैपचैट ये सब नेपाल में अब बंद हो गए हैं। केवल कुछ चाइनीज ऐप्स और लोकल प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर बाकी दुनिया से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया वहां खत्म कर दिया गया। यह खबर सुनते ही न केवल नेपाल की जनता हिल गई बल्कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इस पर अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। कोई कह रहा है कि यह फैसला नेपाल की संप्रभुता के लिए अच्छा है, तो कोई कह रहा है कि यह जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर सबसे बड़ा हमला है। नेपाल सरकार का कहना है कि उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इन कंपनियों ने नेपाल में अपना लोकल ऑफिस खोलने से इनकार कर दिया था। 2023 में नेपाल ने डिजिटल नियमावली बनाई थी। उसमें साफ कहा गया था कि अगर कोई भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी नेपाल में कारोबार करना चाहती है तो उसे राजधानी काठमांडू या किसी अन्य बड़े शहर में अपना दफ्तर खोलना होगा। वहां पर एक लोकल प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा ताकि अगर किसी कंटेंट को लेकर शिकायत आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। भारत ने भी ऐसा ही नियम बनाया था और कंपनियों को मजबूर करना पड़ा था कि वे यहाँ अपने ऑफिस खोलें। भारत की बड़ी आबादी और विशाल डिजिटल बाजार की वजह से इन कंपनियों ने भारत की बात मान ली। लेकिन नेपाल का बाजार छोटा है, महज 3 करोड़ की आबादी है और इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी सीमित है। इसलिए इन कंपनियों को लगा कि इतने छोटे देश में ऑफिस खोलना उनके लिए घाटे का सौदा होगा। यही वजह रही कि उन्होंने नेपाल के नियमों की अनदेखी कर दी। कहानी यहीं तक सीमित नहीं है, असली खेल यहीं से शुरू होता है। नेपाल की जनता का मानना है कि इस फैसले के पीछे असली कारण लोकल ऑफिस का न खुलना नहीं बल्कि सरकार की अपनी राजनीतिक मजबूरी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से नेपाल की जनता सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात कह रही थी। ट्विटर और फेसबुक पर न्या बैक टू मोनार्की जैसे हैशटैग चल रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमें राजशाही चाहिए, हमें कम्युनिस्ट सरकार नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर लगातार प्रोटेस्ट कॉल्स दिए जा रहे थे। लोग ये लिख रहे थे कि मौजूदा सरकार चीन की कठपुतली बन गई है और नेपाल की स्वतंत्र आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार को लगा कि अगर जनता ऐसे ही सोशल मीडिया पर संगठित होती रही तो जल्द ही यह आंदोलन सड़कों पर उतर आएगा और सत्ता उनकी हाथ से निकल जाएगी। यही डर सरकार को खाया जा रहा था। तो क्या असल वजह यही है कि नेपाल की सरकार सोशल मीडिया से डर गई? जनता का मानना है कि हाँ, क्योंकि जब आप जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप उनके संचार के साधनों पर रोक लगाते हैं। यही हुआ नेपाल में। सरकार ने यह कहकर सोशल मीडिया बैन कर दिया कि कंपनियों ने लोकल ऑफिस नहीं खोला, लेकिन असलियत में यह फैसला जनता की आवाज को दबाने के लिए लिया गया। अब सोचिए इस फैसले का असर आम लोगों पर कितना बड़ा पड़ रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा रेमिटेंस पर आधारित है। लाखों नेपाली नौजवान गल्फ देशों, मलेशिया, जापान, कोरिया, यूरोप और अमेरिका में नौकरी करते हैं। वे वहां से पैसे भेजते हैं और यही पैसा नेपाल की अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन वे अपने परिवार से कैसे जुड़े रहते हैं? ज्यादातर व्हाट्सएप कॉल्स, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम वीडियो चैट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए। अब जब यह सब बैन कर दिया गया तो विदेश में बसे नेपाली नागरिकों का अपने घर से संपर्क टूट गया है। वे खुद कह रहे हैं कि नेपाल सरकार ने हमें अपने परिवार से अलग कर दिया। सोचिए, एक मजदूर जो दुबई में काम कर रहा है रोज रात को अपने छोटे छोटे बच्चों से वीडियो कॉल पर बात करता है। यही उसका सुकून है, यही उसकी ताकत है। लेकिन अचानक सरकार ने वह साधन ही छीन लिया। अब वह मजदूर परेशान है, निराश है और गुस्से में है। यही हाल लाखों नेपाली युवाओं का है। अब आते हैं चीन पर। चीन का रोल इस पूरी कहानी में बेहद अहम है। चीन ने कई साल पहले अपने देश में अमेरिकी सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। वहां फेसबुक नहीं चलता, ट्विटर नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता। वहां चीन के अपने प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, वीचैट, वीबो, डॉइन और अन्य।
ये सभी पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। चीन अपनी जनता को यह कहकर समझाता है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी सुरक्षित रहती है, लेकिन असल में यह जनता की आवाज को कंट्रोल करने का तरीका है। यही मॉडल चीन अब अपने पड़ोसियों पर भी थोपना चाहता है। नेपाल के साथ चीन के रिश्ते हाल ही में गहरे हुए हैं। चीन ने नेपाल में सड़कें बनाई, बिजली परियोजनाएं शुरू की और अब डिजिटल नेटवर्क में भी घुसपैठ कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री हाल ही में बीजिंग से लौटे हैं, जहां उन्होंने कई समझौते किए। इन समझौतों में डिजिटल सहयोग भी शामिल था। अब जब नेपाल ने अमेरिकी सोशल मीडिया को बैन कर दिया और केवल टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप को चालू रखा, तो सबको समझ में आ गया कि खेल क्या है। सोचिए, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब बंद कर दिए गए, लेकिन टिकटॉक चालू है। क्यों? क्योंकि टिकटॉक चीन का है और उसने नेपाल में ऑफिस खोल लिया है। यानी बाकी सब बाहर कर दिए गए और मैदान खाली छोड़ दिया गया ताकि टिकटॉक अकेले राज करे। अब नेपाल के युवा हर दिन घंटों टिकटॉक पर समय बिता रहे हैं। वहां उन्हें चीन का कंटेंट दिख रहा है, चीन की संस्कृति, चीन का नैरेटिव और चीन का प्रभाव। यही तो चीन चाहता था, बिना युद्ध किए, बिना धमकी दिए डिजिटल कब्जा। नेपाल की जनता भी यह समझ रही है। वे कह रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला हमारी भलाई के लिए नहीं, बल्कि चीन की खुशामद करने के लिए लिया है। यही वजह है कि आज काठमांडू की सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के छात्र विरोध कर रहे हैं, पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और भी आज़ादी वापस चाहिए। और अब सवाल ये है कि क्या नेपाल की जनता चुप बैठ जाएगी? इतिहास गवाह है कि जब जब किसी सरकार ने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की है, तो जनता और ज्यादा जोर से उठी है। यही नेपाल में भी हो रहा है। सोशल मीडिया से कटने के बाद अब जनता सड़क पर उतर रही है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमाएं हैं। लाखों नेपाली इंडिया में रहते और काम करते हैं। अगर नेपाल का डिजिटल स्पेस पूरी तरह चीन के कब्जे में चला गया, तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। चीन चाहेगा कि नेपाल के जरिए भारत में भी उसका नैरेटिव फैले। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये भारत के लिए खतरा होगा। भारत ने सोशल मीडिया कंपनियों पर नियम लागू किए थे और कंपनियों को मानना पड़ा था, लेकिन नेपाल के मामले ने यह दिखा दिया है कि छोटे देश बड़ी कंपनियों को झुकाने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे में वे या तो समझौता करते हैं या फिर बैन लगा देते हैं। नेपाल ने दूसरा रास्ता चुना। यह फैसला अल्पकाल में सरकार को भले ही फायदा दिला दे, क्योंकि आलोचना की आवाजें बंद हो जाएंगी, लेकिन दीर्घ काल में यह आत्मघाती साबित होगा। जनता का भरोसा सरकार पर से उठ जाएगा। विदेशी निवेशक नेपाल में पैसा लगाने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ डिजिटल स्वतंत्रता नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश भी इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप ने कहा है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। भारत भी चुपचाप इस स्थिति को देख रहा है, क्योंकि नेपाल की राजनीति बेहद नाजुक है और कोई भी कदम उठाने से वहां की जनता नाराज हो सकती है। नेपाल की युवा पीढ़ी आज गुस्से में है। वे कह रहे हैं कि हमें टिकटॉक नहीं चाहिए, हमें अपनी पसंद की आजादी चाहिए। एक छात्र ने कहा कि हम सोशल मीडिया पर पढ़ाई की सामग्री ढूंढते थे, नोट्स शेयर करते थे, लेकिन अब सब बंद हो गया। एक लड़की ने कहा कि वह विदेश में नौकरी करने वाले अपने भाई से रोज व्हाट्सएप पर बात करती थी, लेकिन अब उससे बात करने का कोई आसान तरीका नहीं है। यह उदाहरण बताते हैं कि सरकार का यह फैसला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी भी है। सरकार ने जनता की खुशियों, उनके रिश्तों और उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या नेपाल का यह फैसला लंबे समय तक टिकेगा? शायद नहीं। जनता की आवाज हमेशा जीतती है। हो सकता है कि सरकार मजबूरी में कुछ समय बाद बैन हटा ले या कंपनियों के साथ फिर से बातचीत करे, लेकिन फिलहाल यह बैन नेपाल की जनता के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आज नेपाल उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना है कि वह चीन के नक्शे कदम पर चलेगा या फिर लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रास्ते पर। जनता ने साफ कर दिया है कि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार कब तक जनता की आवाज दबा पाती है।